वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉटन और रबर क्रॉप के बारे में। कपास और रबर फसल के स्थानिक वितरण, उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इन फसलों के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे, और साथ ही इन फसलों की अन्य जो सामान्य विशेषताएं हैं वह भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। पहले कपास फसल के बारे में और फिर रबर फसल के बारे में पढ़ेंगे। कपास जो फसल है वो एक रेशेदार फसल है और प्राकृतिक रेशों में सबसे इम्पोर्टेंट कपास रेशा है। और प्राकृतिक रेशों से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसमें सबसे अधिक जो है, लगभग आधा, विश्व का जो आधा कपड़ा जो है वो कपास रेशे से प्राप्त होता है प्राकृतिक रेशों में, और विश्वव्यापी यह एक रेशेदार फसल है। कपास की प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी या किस्में कौन कौन सी है? तो कपास की जो किस्में हैं वो रेशे की लंबाई, मजबूती और चमकीलेपन के आधार पर जो है कपास की किस्में जो है वो तय की जाती हैं, और उसकी जो उत्कृष्टता है कपास की वो भी रेशे की लंबाई, मजबूती और चमकीलेपन के आधार पर आंकी जाती है। इस आधार पर कपास को 3 प्रकार में जो है वर्गीकृत किया जाता है: लंबे रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली कपास। जो सबसे लंबे रेशे वाली कपास सबसे उत्तम गुणवत्ता की, सर्वोत्तम गुणवत्ता की मानी जाती है, और इसमें रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इससे उच्च कोटि का कपड़ा बनाया जाता है। और यह जो लंबे रेशे वाली कपास है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में, और वेस्ट इंडीज़, पश्चिमी द्वीप समूह जो है, वेस्ट इंडीज़ के जो आइलैंड्स हैं उन द्वीपों पर यह कपास उगाई जाती है। और तटीय क्षेत्रों पर उत्पादित होने के कारण, पैदा होने का, इस लंबे रेशे वाली जो कपास है उसे समुद्र द्वीपीय कपास भी कहा जाता है। सेकंड, मध्यम रेशे वाली कपास। इस किस्म में जो रेशा उसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच होती है। और यह जो किस्म है यह मुख्य रूप से नील नदी घाटी, मिस्र देश का क्षेत्र है। इसके अलावा मध्य एशिया के जो ये तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो 5 कंट्रीज हैं रसिया से अलग होकर ये जो देश बने हैं, इस मध्य एशिया के इन देशों में भी मध्यम रेशे वाली कपास उगाई जाती है। साथ ही यूएसए के कुछ क्षेत्रों में मध्यम रेशे वाली कपास उगाई जाती है। सबसे प्रसिद्ध एक इस कपास का उत्पादन क्षेत्र मिस्र देश है, और जिसके आधार पर इसको मिस्री कपास भी कहते हैं। तीसरी किस्म है छोटे रेशे वाली कपास। छोटे रेशे वाली कपास जो है इसमें रेशे की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर से कम होती है, और ये भारत और ब्राज़ील में मुख्य रूप से उत्पादित होती है। अपेक्षाकृत ये कम गुणवत्ता की कपास होती है। अब बात करते हैं भौगोलिक दशाओं के बारे में कपास की। तो कपास एक उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय फसल है। उपोष्ण और उसका उष्णकटिबंधीय फसल है, मतलब इसको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ऊंचे तापमानों की आवश्यकता होती है। यह 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड इस फसल के लिए अनुकूल होता है, और वर्ष में इस फसल के दौरान 210 दिन जो है अगर पाला रहित होने आवश्यक हैं, और तेज चमकीली धूप जो है वो कपास के पौधे को बढ़ने में सहायक होती है। अब बात करते हैं वर्षा के बारे में। इस फसल के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है, और थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल में वर्षा होनी चाहिए। पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से कपास की कृषि की जाती है, और सिंचित भूमि पर जो पैदा होने कपास है वह भी उत्तम जाति की होती है। फिर मृदा के बारे में, किस प्रकार की मृदा अनुकूल होती है इस फसल के लिए? तो हल्की जो दोमट मिट्टी है जिसमें आर्द्रता को लंबे समय तक अपने बनाए रखने की जो क्षमता होती है, आर्द्रता बनाए रखती मिट्टी, वह मृदा अनुकूल होती है। हल्की दोमट मिट्टी जो आर्द्रता को लंबे समय तक बनाए रखती है अपने में, इस प्रकार की मृदा अनुकूल होती है। और मिट्टी में जो चूने का अंश है वो भी कपास में की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कपास की खेती में मिट्टी का उपजाऊपन बहुत तेज़ी से नष्ट होता है। कपास की कृषि करेंगे तो मृदा के उपजाऊ तत्व तेज़ी से विनष्ट होते हैं, अतः इसमें खाद और उर्वरक की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि कपास की जो अधिकांश कृषि है वो नदियों द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों में की जाती है, ताकि वहाँ जो है
नदियाँ हर समय प्रतिवर्ष नवीन जो मृदा जमा करती है, तो उसमें उपजाऊ तत्व जो है मृदा में पुनः आते जाते हैं। नदी अपने साथ बहा कर लाई नवीन मिट्टी जमा करती है, जिससे उपजाऊपन भी पुनः उसका जो है उपजाऊपन बरकरार रहता है। नई मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है। अब जानते हैं भूमि के बारे में। तो इस फसल के लिए जो भूमि है वह पर्वतीय भागों पे इसकी कृषि नहीं हो सकती है। विस्तृत जो मैदानी भाग हैं वह अनुकूल होते हैं। और यह भी एक श्रम साध्य फसल है। कपास को बोने के लिए, निराई गुड़ाई के लिए, सिंचाई के लिए, जो है डोड़ों को, ये जो कपास के जो हैं फूलों को चुनने के लिए सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। अतः कपास की जो डोडी है उसको चुनने का जो काम है वो मुख्यतः हाथ से ही होता है। अतः कपास की चुनाई के समय अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। और इस फसल का जो है बहुत कम जो कार्य है वो मशीनों से होता है। एक सीमा तक ही मशीनों का प्रयोग संभव है, इसलिए इस फसल की जो है श्रम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। चुनने के लिए मतलब डोड़ों को चुनने के लिए, फूलों को नहीं, डोड़ों को चुनने के लिए। अब बात करते हैं कपास फसल के विश्व वितरण की। कहाँ कहाँ ये फसल उत्पादित होती है। इस फसल के जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र उसमें एक है चाइना, चीन, एक संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ये प्रमुख 3 बड़े उत्पादक हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त मिस्र, ब्राज़ील, ये मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कंट्रीज़ ये प्रमुख उत्पादक हैं। पुनः एक बार मैं इस पर आपको समझा देता हूँ। जो देश हैं विश्व मानचित्र पर, चीन प्रमुख एक उत्पादक हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख उत्पादक हैं, भारत प्रमुख उत्पादक हैं। इसकी मिट्टी की जब हमने बात करी थी कपास उत्पादन के लिए, उसमें जो लावा पदार्थों से बनी जो मिट्टी होती, लावा चट्टानों के विखंडन से बनी जो काली मृदा है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारत में ये जो उत्पादन क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से ये जो लावा चट्टानों के विखंडन से बनी काली मृदा का क्षेत्र मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। तो चाइना, यूएसए, भारत, इसके अलावा ब्राज़ील, अफ्रीका में मिस्र कंट्री, इधर भारत देश के उत्तर में जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यह भी एक प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र है। इसके अलावा पाकिस्तान में सिंचाई आधारित कपास की कृषि होती है। तो ये प्रमुख देश कपास के प्रमुख उत्पादक देश बताए हमने। एक बार थोड़ा सा और इसका परिचय हम जान लेते हैं। तो कपास की कृषि का जो सबसे अधिक विकास है वो 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, जब से तेज़ी से जो है औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ है। मशीनों के द्वारा बड़ी मात्रा में वस्तु उत्पादन शुरू हुआ। प्रमुख जो उत्पादक हैं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और ये मध्य एशियाई देश। इसके अलावा कुछ मात्रा में उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, तुर्कमेनिस्तान, मिस्र, इन देशों में होता है। प्रमुख जो बड़े देश हैं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। चीन में अधिकांश कपास जो उत्तरी चीन के हैंगही, वैंगही, वीहो, जियांगचियांग ये जो क्षेत्र हैं इन घाटियों में उत्पादित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी एक प्रमुख एक क्षेत्र है जिसे कॉटन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यह कॉटन बेल्ट जो है पूर्व से पश्चिम लगभग 2560 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 480 किलोमीटर लंबी है, जिसके अंतर्गत उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, अलाबामा, टेनेसी, मिसिसिपी, लुसियाना, टेक्सास, ओक्लाहोमा ये राज्य जो हैं आते हैं। हम जब विश्व का प्रादेशिक भूगोल में संयुक्त राज्य अमेरिका पढ़ेंगे तब और डिटेल में इसके बारे में मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपसे बात करेंगे। कपास पेटी आपके अलग से सिलेबस में पार्ट दे रखा है। इंडिया में भारत देश में जैसा भी आपको बताया महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरी कर्नाटक का जो क्षेत्र है लावा पदार्थों से बनी जो काली मिट्टी का प्रदेश है
वह प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में पंजाब हरियाणा, ये गंगानगर हनुमानगढ़, ये प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। अन्य देशों में ब्राज़ील, जिसमें साओ पोलो प्रमुख क्षेत्र है। मिस्र में नील नदी का डेल्टा प्रमुख है। सूडान में जजीरा और श्वेत नील घाटी प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र। पाकिस्तान में सिंधु नदी की घाटी में कपास उत्पादन मुख्य रूप से होता है। अब जानते हैं कपास के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। तो कपास एक कमर्शियल क्रॉप है, व्यापारिक फसल है, और इसका बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। कपास का जो टोटल जो उत्पादन है, कुल उत्पादन है, उसमें से लगभग 1/3 भाग का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जाता है। कुल उत्पादित कपास के लगभग 1/3 भाग का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। मुख्य जो निर्यातक देश है, जो बड़े उत्पादक देश है, उन्हीं से निर्यात होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके अलावा जो है ये एक प्रमुख निर्यातक देश हो गया। इसके अलावा उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, पाकिस्तान, मिस्र, सूडान, ये प्रमुख निर्यातक देश हैं। आयातक देश जहाँ कपास उत्पादन कम हो रहा है, जैसे कि जापान हो गया, कोरिया है, चीन यद्यपि बड़ा उत्पादक फिर भी वहाँ आयात करता है। इसके अलावा यूरोपीय देशों में इटली, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ये देश कपास के प्रमुख आयातक देश हैं। चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी यूरोपीय देश। इसके अलावा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत भी कुछ मात्रा में कपास आयात करते हैं। भारत में जो है घटिया कपास का भारत निर्यात करता है, क्योंकि भारत में मुख्य रूप से छोटे रेशे वाली कपास ही उत्पादित होती है, और उत्तम किस्म की कपास का भारत आयात करता है। व्यापार को थोड़ा सा हम एक मानचित्र के द्वारा समझेंगे, कपास के व्यापार को। इसमें ये जो व्यापारिक मार्ग बताए गए हैं, इनकी जितनी ज़्यादा मोटाई है उसमें व्यापार का जो वॉल्यूम है, मात्रा वो अधिक, और जो पतली, जो कम मोटाई के जो मार्ग बता रखे हैं, यानी कि व्यापार हो रहा है लेकिन उसमें थोड़ी कम मात्रा में। तो मुख्य रूप से आप देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख उत्पादक, कपास उत्पादक क्षेत्र, और यहाँ पर ये कॉटन बेल्ट वाला ही क्षेत्र इसका। यहाँ से एक तो यूरोपीय देशों को कपास निर्यात की जाती हैं। इसमें मेक्सिको से भी कुछ निर्यात है यूरोपीय देशों को। दूसरा, यूएसए से प्रमुख निर्यात का जो क्षेत्र है वो जापान को, यही एरो इधर आके ये जापान के आइलैंड्स को आ रहा है। तो बड़ी ज़्यादा वॉल्यूम में जो व्यापार हो रहा है वो यूएसए से एक तो यूरोपीय देशों को, एक पूर्वी एशियाई देशों में जापान, कोरिया को। इसके अतिरिक्त ब्राज़ील से भी कपास यूरोपीय देशों को निर्यात हो रहा है। ये दक्षिण अमेरिकी देश पेरू से भी ये यूरोपीय देशों को निर्यात हो रहा है। और मेक्सिको, ये जो मेक्सिको और यूएसए का जो कुछ पश्चिमी यूएसए के जो क्षेत्र, यहाँ से भी निर्यात कुछ एशियाई देशों को निर्यात हो रहा है। तो बड़ी जो निर्यात का यानी कि व्यापार की जो डायरेक्शन से दिशा है, उसमें जो बड़े स्तर पे यदि अपन मोटे तौर पे देखें तो एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरोपीय देशों को निर्यात हो रहा है, और एक संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है पूर्वी एशिया में जापान, कोरिया को बड़ी मात्रा में निर्यात हो रहा है, और ब्राज़ील से भी यूरोपीय देशों को निर्यात हो रहा है। ये व्यापारिक मार्गों में बड़ी दिशा। एक और पेरू कंट्री से भी यूरोपीय देश को, ये अधिक वॉल्यूम में बड़ी मात्रा में जो व्यापार है वो मुख्य रूप से आप इन एरोज़ के माध्यम से इस मानचित्र पर अपन समझ सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा है कपास फसल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दूसरी फसल रबड़ के बारे में। ठीक है, यह एक बागाती फसल है, प्लांटेशन क्रॉप है। पूर्व में जो रबड़ है वो जंगली रूप से जो है रबड़ जो है फॉरेस्ट में, वनों में जो है प्राप्त होता था। भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों से रबड़ प्राप्त करते थे। दूध प्राप्त होता था इन सदाबहार वनों से, वृक्षों से। उस दूध को लेटेक्स कहते थे, और लेटेक्स से रबड़ बनाते थे। और सबसे पहले इसका प्रयोग पेंसिल के निशान मिटाने के लिए किया गया था, तो इसका नाम जो है वो रबड़ पड़ गया। और फिर शीघ्र ही अपने विभिन्न गुणों के कारण, अपनी प्रत्यास्थता, जल प्रतिरोधी, विद्युत का कुचालक होने से इसके कई उपयोग जो है रबड़ के बढ़ गए, और वर्तमान में टायर ट्यूब इंडस्ट्री में बड़ी मात्रा में जो है रबड़ का उपयोग होता है।
और शुरू में जो बता रहे हैं कि जो प्राकृतिक जो रबड़ है, वनों से जो दूध से जो रबड़ प्राप्त होता था लेटेक्स पदार्थ से, वो मेनली अमेजन और जायरे बेसिन के वनों से। हमारा दक्षिणी जो अमेरिका महाद्वीप है, वहाँ ब्राज़ील और इस क्षेत्र में जो अमेजन बेसिन के जो वन हैं, और अफ्रीका में जो जायरे बेसिन के जो वन है, वहाँ पर जंगली रबड़ के रूप में प्राप्त करते थे। लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में जो हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है, मलाया और दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो कंट्रीज है दक्षिण पूर्वी एशिया के, वहाँ तेज़ी से बागानी रबड़ का उत्पादन होने लगा, प्लांटेशन रबड़ का। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इन देशों दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भी इस क्षेत्र से जब यूरोप को और संयुक्त राज्य अमेरिका को इन क्षेत्रों को रबड़ नहीं पहुंच पाया, तो उस समय इन देशों ने कृत्रिम रबड़ का भी विकास किया। तो 3 स्टेज होगी, एक तो यहाँ पर और यहाँ पर जंगली रबड़ या वनों से लेटेक्स पदार्थ से जो रबड़ प्राप्त होता था। पूर्व में यहाँ एक बड़ा रबड़ का मेन सोर्स यही था, लेकिन अब यह बहुत कम मात्रा में रह गया। टोटल प्रोडक्शन का 2% ये है, और 98% जो प्रोडक्शन है वो बागाती रबड़ है, प्लांटेशन रबड़ है, जो इस क्षेत्र से उत्पादित होता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत में, और ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो और कंट्रीज़ हैं, यहाँ बड़ी मात्रा में अब प्लांटेशन रबड़ जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। और तीसरा फिर, तो पहला ये वनों से, फॉरेस्ट से जो सदाबहार, जो भूमध्य रेखी सदाबहार वन है, वहाँ से दूध प्राप्त होता उन वनों से, लेटेक्स नामक पदार्थ, और उससे रबड़ बनती थी। सेकंड, फिर यहाँ प्लांटेशन रबड़ फार्मिंग शुरू हुई। और तीसरा, जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस क्षेत्र से यहाँ आपूर्ति बाधित हुई, तब इन देशों ने प्राकृतिक रबड़ का एक विकल्प, कृत्रिम रबड़ जो है, आर्टिफिशियल रबड़ का भी जो है विकास कर लिया। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने जाना। अब हम देखते हैं प्रमुख जो है, सबसे पहले रबड़ उत्पादन के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी है। प्लांटेशन जो रबड़ फार्मिंग है, तो यह भी एक उष्णकटिबंधीय फसल यानी कि अधिक तापमान की, यह भी एक उष्णकटिबंधीय फसल है यानी कि अधिक तापमान की फसल है। वर्ष के किसी भी माह में तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए, और 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है इस फसल के लिए आदर्श होता है। वर्षा की यदि बात करें तो 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा इस फसल के लिए अच्छी होती है। और वर्षा का वितरण जो है समान होना चाहिए, यानी कि वर्ष पर्यंत वर्षा अगर होती रहती है तो इस फसल के लिए अनुकूल है। कोई भी माह जो इस फसल अगर वर्षा की मतलब शुष्क नहीं होना चाहिए, यानी कि हर माह में वर्षा आवश्यक है। किसी भी माह में जो है वर्षा अगर 4 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक माह में कम से कम 4 सेंटीमीटर वर्षा होना तो अनिवार्य है। ये एक अनुकूल दशा, अगर ऐसी दशा है तो वह रबड़ उत्पादन अच्छा होता है। मृदा की यदि बात करें तो 3 प्रकार की मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और लेटराइट मृदा जो है वह इस फसल के लिए अनुकूल होती हैं। रबड़ की कृषि के लिए सुप्रवाहित मैदानी भागों की आवश्यकता होती है भूमि की दृष्टि से देखें तो, और रबड़ के पेड़ लगाने, दूध एकत्र करने के लिए सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। श्रम साध्य फसल है ये भी। अब हम जानते हैं इस फसल के विश्व वितरण के बारे में। तो हम देखें तो जैसा मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन बताया, ये जो पार्ट है अब ये मुख्य रबड़ उत्पादक क्षेत्र हैं, मलाया और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र। इसमें मलाया ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर थाईलैंड है, फिर इंडोनेशिया के आइलैंड्स, मलेशिया, भारत, ये प्रमुख इसके उत्पादक देश हैं रबड़ के, जो प्लांटेशन रबड़ जिसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो वहीं अमेजन और जायरे बेसिन में रबड़ का उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन वो पेड़ों से लेटेक्स पदार्थ से। लेकिन वहाँ जो वनों से जो रबड़ प्राप्त करते थे, वहाँ की अस्वस्थ जलवायु, रबड़ के बिखरे पेड़ और वहाँ की अस्वस्थ जलवायु, समुद्र से उन क्षेत्रों की दूरी, उस अस्वास्थ्यकर जलवायु में वहाँ श्रमिकों की जनसंख्या की कमी और वहाँ श्रमिकों की कमी, पूंजी अभाव उन देशों में
था। इन सभी विपरीत कारकों के कारण रबड़ का उत्पादन उन क्षेत्रों में अमेजन बेसिन और जायरे बेसिन में नहीं बढ़ पाया। कांगो बेसिन, जायरे बेसिन को ही कांगो बेसिन कहते हैं। पूरा नाम जायरे था, वर्तमान अब नया नाम कांगो। 20वीं शताब्दी के आरंभ में फिर नवीन जो क्षेत्र हैं, 20वीं शताब्दी के आरंभ तक तो 100% प्रोडक्शन अमेजन और जायरे बेसिन से आता था, लेकिन इसके बाद तेज़ी से फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में रबड़ के बागान लगाए गए, वहीं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन क्षेत्रों में। और अब 98% प्रोडक्शन इसी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से हो रहा है और केवल 2% प्रोडक्शन, जैसा मैंने बताया, जायरे और अमेजन बेसिन से प्राप्त होता है। प्रमुख जो कंट्रीज उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थाईलैंड है। 1990 के दशक के बाद थाईलैंड विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश बना है। तो थाईलैंड 1990 के दशक के बाद विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश बनकर उभरा है। वर्तमान में लगभग 34% जो उत्पादन है वो थाईलैंड से प्राप्त होता है। इंडोनेशिया दूसरा बड़ा उत्पादक, लगभग 1/4 यानी कि लगभग 25% उत्पादन इंडोनेशिया से आता है, दूसरा बड़ा उत्पादक है। यहाँ जावा, सुमात्रा और बोर्नियो आइलैंड जो है वो प्रमुख रबड़ उत्पादक हैं। मलेशिया तीसरा बड़ा उत्पादक, लगभग 14% उत्पादन मलेशिया से आता है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, सामुद्रिक जलवायु, सस्ता श्रम, अच्छा सड़क, ये मतलब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अच्छे बंदरगाह, सरकारी प्रोत्साहन ने यहाँ जो है रबड़ उत्पादन में तीव्र जो है उन्नति हुई मलेशिया में। यहाँ जोहारे, मलक्का प्रमुख जो हैं रबड़ उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत चौथा बड़ा रबड़ उत्पादक देश। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं, इन क्षेत्रों में ये हमारे जो दक्षिण भारत के राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार प्रमुख रबड़ उत्पादक क्षेत्र भारत में। अन्य देशों में चीन, वियतनाम, आइवरी कोस्ट, श्रीलंका, नाइजीरिया, फिलीपीन, इन देशों में भी थोड़ी बहुत मात्रा में रबड़ उत्पादन होता है। यदि व्यापार की बात करें तो मुख्य उत्पादक दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र हैं और यहाँ पर खपत अधिक नहीं है, क्योंकि अधिकांश देश जो हैं ये इतने, यहाँ पर औद्योगिक विकास तुलनात्मक रूप से कम हुआ है। तो यहाँ से जो है इनका निर्यात जो है अमेरिकी और यूरोपीय देशों को, जहाँ डिमांड अधिक है वहाँ पर इसका निर्यात किया जाता है यूरोपीय देशों को। और संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऐसे जो उद्योग प्रधान देश हैं, औद्योगिक जो देश है, वहाँ पर इसका निर्यात किया जाता है। चीन और जापान को भी इन देशों से रबड़ निर्यात इन देशों से निर्यात किया जाता है। वहाँ भी बड़े, चीन, जापान भी प्रमुख आयातक देश है रबड़ के। तो इसको एक मानचित्र के द्वारा भी इस व्यापार को अपन और समझते हैं। तो उत्पादन क्षेत्र तो यही हो गया दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। यहाँ से प्रमुख निर्यात हिंद महासागर, लाल सागर होते हुए इस भूमध्य सागरीय मार्ग से फिर उत्तरी अमेरिका, ये जो उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग हैं, इसके माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से यूएसए तक निर्यात हो रहा है रबड़ का, जिसमें इसी मार्ग के द्वारा पहले तो इन यूरोपीय देशों को निर्यात होता है और फिर आगे यहाँ से आगे ये जो उत्तरी अंध महासागरीय जो समुद्रिक मार्ग है, इसके द्वारा यूएसए को। तो ये सबसे मेन, जैसा मैंने बताया पिछले जो हमने मैप देखा उसमें, कि ये जो व्यापारिक मार्ग की मोटाई जितनी ज़्यादा है, यानी कि वॉल्यूम भी उतना अधिक है व्यापार का, और जो कम मोटी लाइनें, महीन लाइनें, वहाँ व्यापार भी अपेक्षाकृत कम मात्रा में। तो मुख्य रूप से जो व्यापारिक डायरेक्शन है वो एक तो यूरोपीय देशों को और इसी मार्ग से आगे पुनः यूएसए को, और इधर जो है जापान को, और इस दूसरे प्रशांत महासागरीय मार्ग के द्वारा भी यूएसए के पश्चिमी जो राज्य हैं वहाँ पर निर्यात किया जाता है। साथ ही मेक्सिको वगैरह को, अन्य इन देशों को भी यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो ये आज हमने दो प्रमुख फसलें, कपास एक रेशेदार फसल और रबर, दोनों ही व्यापारिक जो फसलें हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। सेकेंड ईयर के सिलेबस का एक ये इम्पोर्टेंट पार्ट था।
इसको हमने पढ़ा। आप अध्ययन अपना सुचारू रूप से करें और इनका जो टॉपिक आज पढ़ा है इसको 2 बार इस वीडियो को देखें। स्लाइड्स जो है उनके स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स भी इनके बना सकते हैं। तो पुनः अगली क्लास में पुनः किसी एक और टॉपिक के साथ फिर से आपसे रूबरू होंगे। थैंक्स, धन्यवाद।